जय श्री राम बच्चों। 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी में मैंने लास्ट क्लास के अंदर तुम्हें रेजिस्टेंस पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़े जाते हैं, और जब सीरीज और पैरेलल में जोड़ लेते हैं तो उनके न्यूमेरिकल किस प्रकार से करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो आज की ये पूरी की पूरी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बताया था, अगर तुमने 11वीं 12वीं के अंदर साइंस ली तो ये क्लासें तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस क्लास को सिर्फ ये मत सोचो कि 10th के पेपर आएंगे निपटा देंगे, ये क्लास अपने बेस के रूप में बना के चलो। तो मैं बता रहा हूं, हम शुरू कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है हमारा किस पे? पहली चीज, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पे, मतलब कि जितनी बड़ी तार की लेंथ होगी उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, जितनी बड़ी तार की लेंथ होगी उतना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा। अब इस चीज को 10th क्लास के पेपर में अलग अलग रूप से पूछा जाता है, अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने के बड़े अच्छे तरीके हैं हम लोगों के पास, बहुत अच्छे क्वेश्चन डेवलप्ड होते हैं इस चीज के। तुम मतलब इन चीजों को लाइटली नहीं लोगे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर। मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, याद करो पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था तुम्हें। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, देखो ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि ये एक बैटरी है, ये इससे एक वायर निकली और यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और फिर इसके साथ मैंने एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया। अगर तुमने लास्ट क्लास ध्यान से अटेंड करी थी तो तुम्हें पता होगा भैया इसको कहते हैं सीरीज। ठीक है, ओके। और ये एक रेजिस्टेंस है, मैंने इसके साथ एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, इसे कहते हैं पैरेलल। ठीक है, अगर अब तुम कहोगे यार ये तुमने पढ़ लिया ना, अब ये दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो, तो भाई मैं आज भी इसी चीज को पढ़ा रहा हूं, दूसरे शब्द में पढ़ा रहा हूं। अगर याद हो तो मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था कि मेरे पास ये वायर है, मुझे इस वायर के रेजिस्टेंस में को सीरीज में जोड़ना है दूसरी वायर से। तो याद करो मैंने क्या कहा था, मैंने एग्जांपल भी यही लिया था कि भैया मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ दूंगा तो सीरीज में जुड़ जाएंगे, इन दोनों को ऐसे जोड़ दूंगा तो सीरीज में जुड़ जाएंगे। और देखो तुमने क्या पढ़ा था कि अगर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इन दोनों को अगर मैं सीरीज में जोड़ देता हूं तो हमने पढ़ा था कि ये 5 और ये 5 ओम मिलके 10 ओम बन जाता है, रेजिस्टेंस दोनों का ऐड हो जाता है। पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये रेजिस्टेंस है, इसमें मैं दूसरा रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगा देता हूं तो दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। ठीक, अब मैंने तीसरा रेजिस्टेंस भी इसके सीरीज में लगा दिया तो तीनों ऐड हो गए, तो 5 ओम 5 ओम और 5 ओम सारे मिलके क्या बन गए, 15 ओम बन गए। ठीक है, अब मैंने भी तो यही कहा, आज भी तो मैं ये कह रहा हूं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ये वही बात है भाई, जैसे मैंने सीरीज में ऐड करा था और क्या हुआ था, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो मैं वही तो कह रहा हूं, ये था तार। अब मैं जब इसमें सीरीज में कोई रेजिस्टेंस ऐड करता हूं, सीरीज में कोई तार ऐड करता हूं, तो असल में क्या हुआ, तार की लेंथ ही तो बढ़ी है। तो 5 ओम मिलाने पे 10 ओम हो जाता था। तो भैया वही तो कहा गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, मतलब उसी चीज को कहने का अंदाज अलग है। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अगर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इस 5 ओम के रेजिस्टेंस को मैंने दूसरे 5 ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, और अगर ये दोनों ऐसे जोड़े गए हैं, याद है, इसके दोनों एंड इसके दोनों एंड से जोड़ दिए गए हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये पैरेलल कहलाया जाएगा। याद है, ये पैरेलल कहलाया जाएगा। तो अगर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो 1/R इज 1/5, तो R कितना आता था टोटल मिला के 2.5 एम्पियर आता था।
पढ़ा हुआ है हमने, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अब सोचो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये एक तार थी, अब इस तार में अगर मैं आगे लगाता हूं तो सीरीज बन जाती है, ये तार सीरीज में लग जाता है। ठीक है, मगर इस तार को, इस पूरी को एक तार मान लो, इस पूरे को एक तार मान लो, इस तार को, इस रेजिस्टेंस को अगर मैं फोल्ड कर देता हूं, डबल कर देता हूं, तो भाई पहले से इसका एरिया डबल हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। एरिया बढ़ा है नहीं बढ़ा? बढ़ गया। और एरिया बढ़ने के साथ ही क्या हुआ? रेजिस्टेंस कम हो गया। तो वही तो यहां पर कहा गया है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा होता है रेजिस्टेंस। मतलब जो तुमने पढ़ा है उसी को बस अलग अंदाज में बताया गया है, उसी को अलग अंदाज में बताने की कोशिश है मेरी, कि जो तुमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में लगाते हैं तो वो ऐड हो जाता है, तो आज हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है? वो कम हो जाता है। तो आज हमने दूसरी भाषा पढ़ लिया, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, ये तुम्हारे को समझाने के लिए था, ठीक। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वो फेमस क्वेश्चन क्या है कि ये एक बल्ब है, इस बल्ब में तुमने देखा होगा नॉर्मल जो बल्ब होते हैं उनके अंदर ऐसे वायर ऐसे 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 गोल गोल घुमा के लगाई जाती है। तो एक क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वो बल्ब की तार ऐसे ऐसे करके देखा होगा सबने, नॉर्मल जो बल्ब होता है जो पहले घरों में लगते थे, आजकल तो सब एलईडी लगा लेते हैं, तो उसमें एक वायर होती है, वो ऐसे ऐसे करके घूम के, जो थॉमस अल्वा एडिसन ने डिस्कवर करा था, वैसा बल्ब है ये, एलईडी वाला बल्ब नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें एक वायर ऐसी होती है, पतली सी स्प्रिंग टाइप होती है, वैसे घूम घूम के जाती है, स्प्रिंग टाइप बना होता है। क्यों बना होता है? इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारा बल्ब होता है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। हमारा बल्ब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, और हीट का एक फॉर्मूला आएगा I²RT, प्रूफ कराएंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं इसको, इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, अभी हम क्या सुन रहे, ध्यान से सुनो। यहां जो मुझे साफ दिख रहा है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होने वाली है। या मैं अगर वैसे भी समझूं, यार हमें वैसे ही पता है कि अगर मैं किसी चीज को बहुत जोर जोर से रगड़ दूं, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगा कर रगड़ा दूं, जिसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो, तो एनर्जी बढ़ जाएगी ना, हीटिंग बढ़ जाएगी ना। तो अगर मैंने किसी चीज को जोर से रगड़ दिया, हीट फ्रिक्शन ज्यादा कर दिया, तो हीट बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस भी तो एक तरह का फ्रिक्शन ही है। जब एक तार से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है तो वो तार की एक टेंडेंसी, एक वायर की टेंडेंसी, एक कंडक्टर की टेंडेंसी कि मेरे अंदर से मत निकल, वो उसे अपोज करती है। वो अपोज करती है तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक, ध्यान सुनो। हमसे बोला गया बल्ब में ये वायर ऐसे क्यों लगाई जाती है? सिंपल आंसर, बल्ब जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। हीट उसकी ज्यादा होगी जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो हमें यहां पर हीट ज्यादा चाहिए। तुमने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, जो बल्ब जल रहा होता है बहुत हीट हो जाता है, बहुत हीट अप हो जाता है। जो ट्यूब लाइट्स होती है, एलईडी लाइट होती है, वो इतनी जल्दी हीट नहीं होती। ठीक है, तो उसका काम ही है, वो हीट होगा तो ग्लो करेगा। इसके अंदर टंगस्टन की वायर होती है, एक एलिमेंट होता है टंगस्टन, उसकी वायर को, ये इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन वायर, बल्ब में टंगस्टन वायर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है बताऊंगा। तो उसमें टंगस्टन वायर होती है, वो क्या करते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो हीट हो जाती है। उसको मतलब प्रिंसिपल ये है कि वो हीट होगी तो ग्लो करेगी। तो हीट होने के लिए मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। तो रेजिस्टेंस ज्यादा रखने की, रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो क्या करा गया, इस तार को ऐसे स्प्रिंग बना दिया गया ताकि लेंथ ऑफ द वायर बढ़ जाए, और उस तार को बहुत पतला रखा गया ताकि एरिया ऑफ द वायर घट जाए। जितना एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दोनों ही काम क्या करेंगे? दोनों ही काम वो करेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़े, हीट बढ़े, और हीट बढ़ेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। उसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से सोचो, तुमने जो अपने घर में हीटर देखा होगा, उसके अंदर वायर ऐसे घूम घूम के ऐसे बहुत लंबा सर्कल सा, फिर ऐसे अजीब अजीब से वो बनाती जाती है। एक वायर होती है, उस वायर को पूरे में पूर देते हैं वो। तो उसमें भी क्या होता है, वो स्प्रिंग सा बना होता है ताकि लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए, और बहुत पतली होती है। क्यों होती है बहुत पतली? ताकि एरिया कम हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाए। वो भी हीटिंग इफेक्ट करने पे काम कर रहा है, उसका तो नाम ही हीटर है।
ठीक है जी। तो मैंने बताया तुम्हें दो फैक्टर्स, कौन कौन से, जो मतलब हमने पढ़े हुए थे, बस मैंने उनको दूसरे अंदाज में बता दिया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर। क्लियर है? ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स कब है? ये दोनों फैक्टर जब हैं जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रहे। ये दोनों फैक्टर जब हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर मैं टेम्परेचर भी वेरी कराता हूं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ध्यान रखना ये बात। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों बाद, ध्यान से सुन लो मेरी बात, बहुत ध्यान से, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद तुम्हें कहें रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। फिर तुम कहोगे यार वहां तो हमने रेजिस्टेंस लैटिट्यूड टेम्परेचर पढ़ा था, ये तो गलत पढ़ा दिया हमें, या तो इसने गलत पढ़ाया या उसने गलत पढ़ाया था। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जरूरी नहीं है कि करंट सिर्फ जो है वो तार में से निकल रहा हो, मेटल में से निकल रहा हो। करंट तो भैया किसी पानी के सॉल्यूशन से भी निकल जाता है ना, वहां पर ये नहीं होगा। अब बस अच्छी बात ये है, देखो ये चीजें ना मैडम 10th में जब प्रैक्टिकल लेगी उसमें वाइवा में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकती है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि तुम्हारे ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स में मेटेलिक कंडक्टर ही है, फिजिक्स में मेटेलिक कंडक्टर ही है, इसीलिए रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली उसमें टेम्परेचर ऑफ द वायर होगा। मगर अगर कोई पंगे ले कि क्या हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्ट नहीं होगा तो उस समय समझ जाना इनवर्सली भी होता है। इस बात को ध्यान रखना, वाइवा में टीचर पंगे लेंगे तुम्हारे को देख के तुम्हारा कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब एक और बात, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, मैंने समझाने की कोशिश करी। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर, ये भी मैंने समझाने की कोशिश करी। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्यों होता है, तो इसका आंसर पिछली क्लास में छुपा हुआ है। लास्ट क्लास में याद करो मैंने तुम्हें कॉज ऑफ रेजिस्टेंस बताया था कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, रेजिस्टेंस होता क्यों है। तो उस समय मैंने तुम्हें एक चीज बताने की कोशिश करी थी कि यार होता क्या है कि ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वायर है, ध्यान से देखना भाई। देखो मैं तो तुम्हें यही कहूंगा, अगर नहीं याद है, मैं रिवाइज तो करवा रहा हूं थोड़ा सा, नहीं याद है पुरानी क्लास को दोबारा से अटेंड कर लो, शर्म नहीं है दोबारा से अटेंड, कोई शर्म वाली बात नहीं है, ध्यान से अटेंड कर लेना क्लास के बाद। अभी फिलहाल यहां देखो कि मैंने ऐसे एक एग्जांपल लिया था कि मान लो मेटल की एक रॉड है, मैंने उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो मेटल की रॉड में क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट करा तो यहां पर क्या था, पॉजिटिव था, यहां क्या था, नेगेटिव था। बैटरी का बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव होता है। ठीक, तो मैंने बताया था कि जैसे ही ये होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, सबको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जब ये वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो ये न्यूक्लियस अपोज करेगा, मज्जा भाई मज्जा, मैं भी पॉजिटिव हूं। ये कहेगा नहीं यार वो ज्यादा पॉजिटिव है, मैं तो जाऊंगा। और जब ये इसको अपोज कर रहा होगा तो इसी अपोजिशन को, इसी रुकावट को, जब ये यहां जा रहे होंगे और ये अपोज कर रहे होंगे कि भाई हम भी पॉजिटिव है मत जाओ तुम, इसी रुकावट को हम क्या कहेंगे, इसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, नॉर्मली चल रहा था, कोई दिक्कत आ नहीं रही थी, अब तुमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, सबको पता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो इन जो ये न्यूक्लियस थे, जो भी पार्टिकल्स थे, इनमें वाइब्रेशन बढ़ गई। अब क्या हुआ, मैं पहले तो यहीं खड़ा खड़ा इलेक्ट्रॉन को रोक रहा था, भाई मज्जा 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 मज्जा, वो चला गया। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन में उसको कर भाई मज्जा, तू तो मज्जा भाई, तू तो, वो भी चला गया। मगर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वाइब्रेशन बढ़ी, और वाइब्रेशन बढ़ने के साथ ही ज्यादा वाइब्रेट हुए तो अब मैं यहां से यहां तक जा के रोक रहा हूं, यहां से रोक रहा हूं, भाई मज्जा 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 मज्जा।
इससे क्या हुआ, मेरी जो अट्रैक्शन करने की दूरी थी, डिस्टेंस थी, पावर थी, वो बढ़ गई। ठीक सीधे भाषा में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, जो आयंस से या जो ये अपने ये क्या कहते हैं न्यूक्लियस थे, वो वाइब्रेट होने शुरू हुए। तो पहले तो एक जगह बैठ के उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन मत जा मेरे पास, लेकिन जब वो क्या होने लगे, जब वाइब्रेट करने लगे तो उसको दूर तक जाके अट्रैक्ट करते रहे। इससे क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या हुआ, टेम्परेचर के साथ बढ़ गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ द वायर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक, रेजिस्टेंस एक बात और पे डिपेंड करती है, तीसरी चीज पे भी डिपेंड करती है, उसको हम लिख देते हैं। डायरेक्टली तो नहीं लिख पाऊंगा मैं उसको, क्योंकि बता नहीं सकते डायरेक्टली है यूनिवर्सली है। इसको ध्यान से सुनना था, सुनना। रेजिस्टेंस एक बात और पे डिपेंड करती है, किस पे, नेचर पे। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द वायर, नेचर ऑफ वायर, नेचर पे भी डिपेंड करती है। वो किस चीज की है, सिल्वर की है, तार किसकी है, सिल्वर की है, भाई साहब रेजिस्टेंस ना के बराबर, कंडक्शन बहुत होगी। वही चीज अगर कॉपर होगी तो रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। अलग अलग मटेरियल जो होगा वो अलग अलग तरह का रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा। ठीक, ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें यहां पर बताया था कि जो टंगस्टन है वो बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उसकी नेचर बहुत ज्यादा है, तो हमें रेजिस्टेंस ज्यादा ही चाहिए था। उसी प्रकार से मैंने हीटर में भी तुम्हें जिक्र करा कि जो हीटर होते हैं उनके अंदर भी हीटिंग चाहिए होती है, तो उनके अंदर भी वो मटेरियल चाहिए होता है जिनके अंदर क्या हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो वहां पर क्या इस्तेमाल करा जाता है, वहां पर इस्तेमाल करा जाता है मेटल के एलॉय। क्या इस्तेमाल करे जाते हैं, मेटल के एलॉय, क्योंकि उनका भी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और भी रीजन है, वो भी बताऊंगा कि सिर्फ एक रीजन नहीं है कि टंगस्टन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसकी सिर्फ रेजिस्टेंस ज्यादा है, और भी रीजन है, वो भी बात बताता हूं। तो मैंने क्या बताया, हीटर के अंदर मेटल के एलॉय यूज करे जाते हैं। जैसे तुम्हारे कोर्स में 2-3 लिखे हुए हैं, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन नाम के 2-3 एलॉय लिखे हुए हैं, निक्रोम। ठीक, तो वो एलॉयज के नाम तुम्हें याद करने हैं, टेबल बना रखी है एनसीईआरटी में, कि अब फिर से एक बार सुन लो। जो मेटल होंगे उनकी कंडक्शंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। जो एलॉयज होंगे उनकी रेजिस्टेंस और ज्यादा होगी, और जो नॉन मेटल जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन जैसे टाइप के जो बनते हैं उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। या जितने भी इंसुलेटर है जैसे ये प्लास्टिक है, उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द वायर, किस चीज की तुमने वायर बनानी। अब तुम ये प्लास्टिक का तुम चौक होल्डर लगा के कहो इसमें करंट नहीं आ रहा, तो भैया रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है जी, 4 फैक्टर बताए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर। क्लियर है यहां तक? मैं इस चीज को अब आगे कैरी ऑन कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। इस चीज को हम आगे की तरफ लेके चल रहे हैं, ध्यान दो। देखो बच्चों, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। हमने अब तक पढ़ा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर, मान लिया। तो रेजिस्टेंस इज L/A। ठीक है, तो यहां पर इतना तुम्हें पता होगा, जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो इसको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर कांस्टेंट लगाया गया, बहुत ही सुंदर शब्द, रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या है ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये है रेजिस्टिविटी। अब ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। देखो पहली बात तो ये एक बात सुनो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम तो शब्द लग रहे हैं लेकिन है नहीं। रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी L/A, तो कुछ तो अंतर होगा। अब दूसरी बात जो मैंने बनाया क्या है, ये मैंने बनाया है एक अंग्रेजी का शब्द P जैसा लग रहा है, लेकिन इस शब्द को कहते हैं रो। रो कहते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा। रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये है क्या भला, तो मैथ्स लगाते हैं। रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ। ठीक है,
भाई मैथ्स के हिसाब से यही होगा। तो अब फिजिक्स लगाते हैं। फिजिक्स में बड़ा आसान सा तरीका होता है इसको करने का, क्या? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इसको और इसको 1 ले लो। अगर मैं 1 मीटर की तार लूं जिसका एरिया 1 मीटर का हो, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, एक ऐसी वायर लूं जिसका लेंथ कितनी है 1 मीटर की, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर का, तो उस तार का जो रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टिविटी कहेंगे। वंस मोर, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, resistivity is the resistance of that wire which have unit area and unit length। अब जरूरी नहीं है मैं 1 मीटर लूं, 1 सेंटीमीटर ले सकता हूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूंगा इसको, उस समय उसमें चल पड़ेगी। तो रेजिस्टिविटी उस तार का रेजिस्टेंस है जिस तार की लंबाई 1 मीटर थी। जैसे मान लो ये मानने में क्या आ रहा है, मान लो ये तार जो है इसकी लंबाई जो है वो क्या है 1 मीटर है, और जो इसका एरिया है वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस तार का जो भी रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो इसकी रेजिस्टिविटी कहलाई जाएगी। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, उस वायर का रेजिस्टेंस है जिस वायर का एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो या यूनिट हो, और लेंथ कितनी हो वो भी यूनिट हो 1 मीटर हो। अब मैं क्या करूंगा, अब भाई मैं मीटर से मीटर को काट दूंगा, तो क्या हुआ रेजिस्टेंस, अगर याद करो रेजिस्टेंस की यूनिट आती थी ओम, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आएगी क्या, ओम मीटर। अब यहां पर 2 बातें हैं, तुम्हें रेजिस्टिविटी की यूनिट मिली है और रेजिस्टिविटी एक शब्द आया है, उसकी डेफिनेशन मिली है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर विच हैव यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस तो किसी भी तार की हो सकते हैं, वो कितने भी एरिया का हो सकता है, वो कैसे भी सकता है, कितने भी लेंथ का, कितने भी एरिया का। मगर अगर वो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रखता है और वो 1 मीटर की लेंथ रखता है, तो उस तार की जो रेजिस्टेंस है उसे रेजिस्टिविटी नाम दिया गया, यूनिट ओम मीटर। अब तो कंफर्म्ड ही हो गया क्या कि भाई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी ओम, इसकी यूनिट क्या होती है ओम मीटर, ठीक है भाई। तो अब अगली चीज तुम समझ ही गए होंगे हम क्या करने वाले हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो एक कॉलम बना लेते हैं। तुम्हें पता ही है कि जब भी हम क्लास लेते हैं तो भैया तुम्हें अपने कॉपी पेन तो तैयार रखने ही रखने हैं नोट्स बनाने के लिए, तो हम इसमें डिफरेंस सुनने की कोशिश कर रहे हैं, किस में, रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में। अपने कॉपी पेन तैयार रखो, ध्यान से सुनो। रेजिस्टेंस क्या है, पहली डेफिनेशन, पहली जो डिफरेंस होगा वो तो डेफिनेशन होगी। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस किसी वायर की वो क्षमता है कि अपने अंदर से करंट को बहने से रोके, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है अभी बताया, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर विच हैव यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। पहला तो डेफिनेशन हो गया। दूसरा, इसकी यूनिट ओम होती है, इसकी यूनिट ओम मीटर होती है, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। इसकी यूनिट तो ओम थी, इसकी यूनिट क्या थी ओम मीटर थी। तीसरा, रेजिस्टेंस कैन बी चेंज। तुम कहोगे ऐसे कैसे, देखो ये तार थी, ये वायर थी, ठीक, उदाहरण के लिए इसका रेजिस्टेंस था 10 ओम, क्लियर, मैंने इसको हाफ कर दिया, कितना रह गया 5 ओम रह गया। कैसे रह गया, अभी बताया था, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, जब लेंथ आधी कर दो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, ठीक। अब मान लो ये तार किसकी थी, सिल्वर की थी, ये तार मान लो 2 मिनट के लिए किसकी थी, सिल्वर की थी। अब मैंने उस सिल्वर की तार के 10-12 हिस्से कर दिए, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा, कोई मीडियम, ऐसे कुछ कर दिया। तो सिंपल सी बात है, जिस तार का लेंथ ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिस तार की लेंथ कम है उसका रेजिस्टेंस कम है। वही सब है सिल्वर ही, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग होगी सबकी। मान लो मोटाई अलग अलग है, एरिया सबका अलग अलग है, तो है सिल्वर ही, लेकिन जो मोटी तार का रेजिस्टेंस कम, जो पतली तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक। मगर रेजिस्टेंस कैन बी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये शब्द लिख देना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी कांट बी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब सिंपल देखो, हमारे भारत में 1 मीटर कितना बड़ा होता है, तो वो ये कहता है वाहियात क्वेश्चन, 1 मीटर इतना होता है, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है, वो भी 1 मीटर स्क्वायर जितना ही होता है, वर्ल्ड वाइड है, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो अमेरिका में 1 मीटर कितना बड़ा होता होगा, वही सेम जितना इंडिया में 1 मीटर होता है। अमेरिका में 1 मीटर स्क्वायर कितना बड़ा होता होगा, सेम होता होगा, ठीक है जी। अमेरिका में कॉपर कैसा होता होगा, भाई सेम ही होगा, कॉपर तो जो यहाँ है, कॉपर तो एलिमेंट है,
जो कॉपर यहाँ है वही कॉपर वहां पर है, ठीक है, कॉपर वहां पर भी सेम है, ठीक है, नेचर सेम हो गया। यहाँ पर 1 मीटर, वहां का 1 मीटर है, यहाँ का 1 मीटर स्क्वायर, वहां का 1 मीटर स्क्वायर है। अगर मैं दोनों जगह का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, यहां पर भी अपना एसी चला के 25 डिग्री कर दूं, वहां पर भी एसी चला के 25 डिग्री कर दूं, तो वहां पर जो रेजिस्टिविटी आएगी वही यहां पर आएगी। रेजिस्टिविटी कांट बी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर बट रेजिस्टेंस कैन चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 3 डिफरेंस है, तीनों बारी बारी से सुनो और आराम से नोट्स बना लो। पहले डेफिनेशन, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर विच हैव यूनिटेरियन यूनिट लेंथ। दूसरा ओम, ओम मीटर यूनिट, ये नहीं बदलेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये बदलेगा, सॉरी ये बदलेगा, बदल सकता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये नहीं बदलेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी जैसे क्वेश्चन आता है, बहुत आता है ये पेपर में, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आएगा कि एक तार थी, उस तार को हमने खींच के 2 गुना कर दिया, फिर फोल्ड करके 5 गुना कर दिया, फिर फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, टेम्परेचर बदला नहीं, लिख देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बताओ उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तुम कहोगे कांट चेंज, नहीं बदलेगी, रेजिस्टिविटी नहीं बदलती, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो करके दिखा देते हैं, ठीक है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं, बहुत सुंदर, ठीक है जी। यहां तक के नोट्स बन जाने चाहिए। आगे चल रहे हैं, लो ध्यान दो। देखो बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझने में ही मेन चीज है, ठीक है। ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, लो सुनो। एक वायर थी, ठीक है, उसकी लेंथ L मान लेते हैं, एक L लेंथ की वायर थी, बहुत ध्यान से सुनना, एक L लेंथ की वायर थी और उस वायर को डबल कर दिया गया, ठीक है। तो मतलब L की वायर को क्या कर दिया गया, 2L कर दिया गया, ठीक। तो बताओ उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, उसकी नई रेजिस्टिविटी क्या होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। तो हमें पता है, वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया, ठीक है। इसे R1 मान लेते हैं, मतलब पहली सिचुएशन, मतलब पहला जब उसकी लेंथ L थी, ठीक। अब जब इसको डबल कर दिया गया तो भाई उस क्या हुआ होगा, उसकी रेजिस्टेंस जो डबल कर दिया रेजिस्टेंस बदल गई होगी, और जब बदल गई होगी तो उसमें उससे R2 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा रेजिस्टिविटी 2L बाय A। अब इसको जरा ध्यान से समझना, क्या यार, वो वायर जो थी, उस वायर को जब मैंने डबल कर दिया गया तो उसकी मटेरियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। पहले अगर कॉपर की वायर है तो बाद में भी कॉपर की वायर थी, सिल्वर की वायर तो बाद में सिल्वर की वायर थी। तो अगर उसके मटेरियल पे फर्क नहीं पड़ा तो क्या हुआ होगा, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने सेम वायर आगे जोड़ दिया तो एरिया सेम रहा होगा, ठीक है। अब क्या फर्क पड़ा है, बस लेंथ का फर्क पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, ये कट गया और ये भी कट गया, तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1:2, मतलब ये इससे 2 गुना हो गई होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ये भी आ सकता है, बताओ जी एरिया डबल कर दिया गया तो क्या होगा, तो एरिया अगर डबल कर दिया है तो एरिया की तो इनवर्स चलती है ना, तो उससे क्या होगा, हाफ हो जाएगी, ठीक है। मगर ये सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता नहीं है। आता क्या वो सुनो, कहेंगे ये एक वार्म अप क्वेश्चन था, ठीक। ये क्वेश्चन बोला जाएगा, क्वेश्चन बोलेंगे कि एक वायर थी, ठीक है, हमने उसे L लेंथ की वायर मान लिया और उसका एरिया क्या मान लिया, A एरिया मान लिया, ठीक है। कहते हैं उसको खींच के डबल कर दिया गया। यहां पर मेन पॉइंट है, देखो उसको डबल कर दिया गया, बात अलग है। उसको डबल करने का मतलब क्या है, ये एक वायर थी, उसके आगे दूसरी वायर लगा दी, हो गई डबल, ठीक है, हो गया, हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। फिर इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, और ये ज्यादा होता है, कि एक वायर थी और उसको खींच के डबल कर दिया, मतलब इस वायर के आगे दूसरी वायर नहीं लगानी, इसी वायर को खींचो। हम सबको पता है मेटल के अंदर मेलिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, हमने पॉइंट पढ़े, हमने पढ़ा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है कि सिल्वर की 1 ग्राम की तार को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक कितना लिखा होता है, मतलब खींच दो, खींच जाती है आराम से, ठीक है। तो हमने इसको पढ़ के खींच दिया और इसकी वायर की लेंथ को डबल कर दिया, तो अब जो नई लेंथ आ गई वो आ गई 2L आ गई है, ठीक है जी। बस यहां पर एक बात ध्यान रखना, जब मैं किसी तार को खींच के डबल कर रहा हूं
तो सिर्फ उसके लेंथ में फर्क नहीं पड़ेगा, उसके एरिया पे भी फर्क पड़ेगा, उसका एरिया पहले से आधा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं किसी तार को अगर मैं खींच के डबल कर रहा हूं तो पतली भी तो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यकीन ना है तो एक रबड़ बैंड लो, उसको खींचना शुरू करो, जब रबड़ बैंड जितना खींचेगा उतना पतला नहीं हो जाता। या च्युइंगम खाते खाते अगर उसको हम खींचते हैं तो जितना च्युइंगम खींचता है उतना पतला नहीं हो जाता। तो सिंपल ये लॉजिक बच्चा नहीं लगाता, बच्चा कहता है लेंथ को डबल करने को कहा, लेंथ डबल कर देते हैं जी, कर दी डबल। वो ये भूल जाता है भाई लेंथ डबल करी है, खींच के डबल करी है। अगर उसको बोला जाएगा एक वायर थी एल लेंथ की थी, उसको स्ट्रेच कर दिया गया टू इट्स डबल लेंथ, तो भाई उसका एरिया हाफ हो जाएगा। यहां पर ये ही मेन पॉइंट है। अब तो बस सिंपल है, बस ये पॉइंट समझ में तो सिंपल है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाय ए, और दूसरे केस में जब इसको खींच दिया गया तो रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। क्यों? तार ही तो खींची है, मटेरियल थोड़ा चेंज करे, कॉपर से चांदी की थोड़ा बना दी है, ठीक है। लेंथ 2L, एरिया A बाय 2, ये मेन पॉइंट है। 2L सब कर लेते, A बाय 2 करना सब भूलते हैं। इसको क्या करा, इसको पकड़ के हमने काटना शुरू करा, तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, और क्या बन जाएगा R1 अपॉन में R2 जो होगा वो क्या होगा 1/4। मतलब जितना रेजिस्टेंस था उससे 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही फैक्टर नहीं लगा कि लेंथ डबल कर दी गई है, एक और फैक्टर लगा, क्या एरिया भी तो आधा कर दिया गया है। अगर सिर्फ लेंथ डबल करी जाती तो 2 गुना बढ़ रहा था। R1 अगर 1 था तो R2 2 हो जाता था। अगर सिर्फ लेंथ को बढ़ाया जाता था तो क्या होता था, एरिया सिर्फ लेंथ को बढ़ाया जाता था तो रेजिस्टेंस बढ़ता था सिर्फ, ठीक। मगर यहां पे करा गया लेंथ को खींच के बढ़ाया गया, तो उससे एरिया पर भी फर्क पड़ा। तो अगर लेंथ 2 गुनी होगी तो एरिया भी आधा हो गया होगा, तो यहां पर 4 गुने का फर्क पड़ गया। इस बात को ध्यान से सुन लो, मैंने ये क्वेश्चन डबल ऑफ लेंथ पे कराया। क्या भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि खींच के 3 गुना कर दिया गया, क्या बोल दिया खींच के 4 गुना कर दिया गया? मेरे ख्याल से वो तो सब कुछ सेम रहेगा। अब दोनों क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन बड़े आसान थे। रेजिस्टेंस लेंथ को डबल कर दिया गया, रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टिविटी क्या होगी, तुमने रेजिस्टेंस निकाल दिया और रेजिस्टिविटी कांट बी चेंज। वायर को खींच के डबल कर दिया गया, रेजिस्टेंस क्या होगा तुमने बता दिया, रेजिस्टिविटी क्या होगी तुमने वो अपने उसी बात पर रहना कि भैया टेम्परेचर थोड़ा तुमने कुछ कहा टेम्परेचर बढ़ा दो, ये तो बोला ही नहीं, तो टेम्परेचर ना ही कभी बोलेंगे 10th में, ना ही कभी बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, ये ध्यान रखना, ठीक है, या घटा दिया, ठीक है जी। तो हमने क्या बोला, रेजिस्टिविटी। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, बिल्कुल सेम मगर बिल्कुल उल्टा। कैसे, ध्यान दो। एक वायर है एल लेंथ की मान लेते हैं, ठीक है, एक वायर एल लेंथ की है और उसको कट करके L/2 कर दिया गया, ठीक है जी, मान लेते हैं। नया रेजिस्टेंस क्या, नहीं रेजिस्टिविटी क्या, तुम्हें पता रेजिस्टिविटी तो बदलेगी है नहीं, उसको तो भूल ही जाओ, इसके बाद कोई क्वेश्चन था ये। अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या, तो जी पहले क्या है जी, पहले R1 मान लेते हैं रो L/A, बाद में क्या हुआ जी R2 हो गया रो L/A/2, दोनों का रेशो ये कट गया जी पूरा, ठीक है जी। तो R1 अपॉन में R2 क्या हुआ 2 पर चला जाएगा, ये 1 एक ये नीचे जाएगा, मतलब जी जितना भी R1 था, मतलब R1 अगर 2 था तो R2 1 रह जाएगा, मतलब उसका हाफ हो जाएगा। और हमें पता भी है लेंथ अगर कम कर दी गई तो हाफ ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेंथ अगर भाई लेंथ बढ़ाई थी तो डबल हो गया था ना, लेंथ डबल करने पे डबल हो गया था, तो हाफ करने पे हाफ हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो छोटा क्वेश्चन था, आएगा ही नहीं, बड़ा क्वेश्चन ही आता है। अब क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनो, एक लेंथ एल लेंथ की वायर है, ठीक है, और उसको अपने ऊपर ही फोल्ड कर दिया गया है। भाई एक एल लेंथ की वायर थी, उसको अपने ऊपर ही फोल्ड कर दिया गया, तो भैया अपने ऊपर ही फोल्ड करते के साथ ही वो भी L/2 हो गया, मगर यहां पर अंतर है, ध्यान दो। एक एल लेंथ की वायर थी, उसको काट दिया जाए तो L/2 होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर
एक एल लेंथ की वायर को अपने ऊपर डबल करके हाफ करा जाए तो भैया एरिया जो होता है ना वो 2 गुना हो जाता है। फिर से सुन लो, जब हमने एक तार को खींच के डबल करा था तो एरिया आधा हो गया था। अब एक तार थी, उस तार को अपने ऊपर पे डबल कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया, तो लेंथ आधी होगी, लेंथ आधी होगी, लेकिन एरिया क्या हो गया, एरिया तो डबल हो गया। अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो लो भाई, तो पहले L था, लेंथ A एरिया था, अब L/2 लेंथ हो गई 2A अपना एरिया हो गया। तो पहले रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस था रो L/A, बाद में रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया रो, वायर के मीटर कोई फर्क नहीं पड़ा, L/2 एंड 2A। इसको पकड़ के काट डालो, ये जो भी कुछ चीजें कटेंगी, जो भी है कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, R1/R2 = 4/1। समझ में आ गया क्या 2 फैक्टर लगे। अभी देखो पिछला क्वेश्चन करा था, जब इसको खींचा था तो 1/4 आया था, 4/1 आया, 2 फैक्टर लगे। क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि अगर जितना भी R था पहले, जितना भी था उसका क्या रह गया, उसका 1/4 रह गया। पहले अगर 4 था तो अब 1 ही रह गया, 1/4 रह गया, 25% रह गया। पहले अगर 100 था इसकी रेजिस्टेंस तो अब कितना रह गया, वो 25 रह गया। क्यों, क्योंकि 2 फैक्टर लगे, एक लेंथ कम कर दी, लेंथ आधी कर दी, आधा तो वैसे हो गया, फिर एरिया डबल हो गया तो उसका आधा फिर और हो गया। ठीक है भाई, ये जो 2 क्वेश्चन कराए हैं कि खींच के डबल कर देना या फोल्ड करके हाफ कर देना, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है, ये क्लास तुम्हें 12वीं के अंदर केमिस्ट्री में भी यूज होगी और फिजिक्स में भी यूज होगी। इसलिए इस मतलब कुछ भी जब पढ़ते हो ना तो ये सोच के मत पढ़ो कि यार मुझे पेपर के लिए पढ़ना है, ये सोच के पढ़ो कि मेरे को अपना कंसेप्ट बिल्डअप करना है। 10th कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी क्लास है। इसके जितने भी चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड्स, आगे ऑर्गेनिक बन जाएगी, क्या बढ़िया चीज़ है ऑर्गेनिक। अच्छे अच्छों की हालत खराब होती है ऑर्गेनिक पढ़ने में, 10th थोड़ी सही होगी, बेटर रहेगा। ठीक, यहां पर एक चैप्टर आएगा मेटल, वो आगे जाके पढ़ जाएगा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट 12th क्लास में। तो जो भी तुम ये पढ़ रहे हो सब काम में आने वाली चीज है, ये तुम्हारा बेस है, इनको लाइटली मत लो। नंबर लाने के लिए मत पढ़ो। नंबर लाने के लिए तो पढ़ना 10th में, तो भैया बेवकूफ़ी है कि नंबर लाने के लिए पढ़ना होता है 10th में ना, नंबर लाने के लिए पढ़ना नहीं तो 10th में। वो तो बाद में जब 1-1.5 महीना बचा होता है जनवरी फरवरी में, उसमें 2-4 सैंपल पेपर कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, तो भी उसमें आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चेंज नहीं करते क्वेश्चन, बोर्ड में ज़्यादा चेंज नहीं करते। नंबर लाने के लिए कोई पढ़ना थोड़ा है, तुम्हें अपने कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए पढ़ना। और जब कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए पढ़ोगे ना, तभी भैया पढ़ाई में मजा आएगा। यहां तक के आराम से अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, पिछली क्लास को एक बार दोबारा देखो, यहां तक के नोट्स बनाओ। क्लास अगर पसंद आ रही हो तो भैया एक बार लाइक कर दो, और अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो क्लास, और सब्सक्राइब करवा सकते हो। तुमने शायद सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं, जय श्री राम।